नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। आपका हिंदी जीके टुडे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। पिछली क्लास में हमने क्रिया प्रसूत सिद्धांत पढ़ा था स्किनर का। आज की क्लास में हम अधिगम के अंतर्गत ही एक नए सिद्धांत के साथ शुरुआत करेंगे, गेस्टाल्ट सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, गेस्टाल्ट सिद्धांत। थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ आप गेस्टाल्ट शब्द देख रहे हैं, ये गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय है वो शुरू हुआ। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति या समग्र आकृति या पूर्ण संरचना। इसका अर्थ होता है समग्र आकृति, पूर्ण संरचना या संपूर्ण संरचना, एक ही बात है। इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन गेस्टाल्ट संप्रदाय से जुड़े हुए थे। गेस्टाल्ट संप्रदाय का संस्थापक वर्दिमर को माना जाता है। ध्यान दें, गेस्टाल्ट वाद से जुड़े हुए वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन थे, जबकि गेस्टाल्ट का संस्थापक वर्दिमर को माना जाता है और इसको आगे बढ़ाने का श्रेय है वो कोफका और कोहलर को दिया जाता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र आकृति या पूर्ण संरचना। आप लोग ये ध्यान रखें। फिर भी अब आपके एग्जाम में भी, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, आप जिस की भी तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक आपके है, तो पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। कई बार हम सोच लेते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो उसके आजू बाजू की बातें हैं वो पूछ ली जाती हैं। और गेस्टाल्ट तो सिद्धांत ही है, तो सीधी सी बात है, इससे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय 1920 में जर्मनी में हुआ। ठीक है, इसका अर्थ होता है समग्र आकृति या पूर्ण संरचना। इसके संस्थापक वर्दिमर को माना जाता है। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय कोफका और कोहलर को दिया जाता है। अब देखिए, ये जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इसी को अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अंतर्दृष्टि और सूझ के माध्यम से आप लोग ज़्यादा इस सिद्धांत को जानते हो। इसके अन्य नामों की मैं बात करूं तो देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अन्य नामों की हम बात कर लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है समग्र सिद्धांत। इसी को कहा जाता है समग्र सिद्धांत, क्योंकि समग्र आकृति या पूर्ण संरचना इसी का नाम है, इसलिए इसको समग्र सिद्धांत। या दूसरा मैं बात करूं तो सोच का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, सोच का सिद्धांत, क्योंकि सूझ के माध्यम से ही व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। तो सोच का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। इसी को कहा जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है सूझ का सिद्धांत। ध्यान रखें, कई बार अंतर्दृष्टि और सूझ को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, तो एक ही बात है। इसी को कहा जाता है सूझ का सिद्धांत, और इसी को कहा जाता है पूर्णाकार सिद्धांत। और गेस्टाल्ट सिद्धांत की हम बातें कर ही चुके। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये इसके अन्य नाम है समग्र सिद्धांत। अगर आप अपने को गेस्टाल्ट का अर्थ पता है तो ये प्रश्न हम निकाल लेंगे, क्योंकि गेस्टाल्ट की हमने बात की, इसका अर्थ होता है समग्र आकृति या पूर्ण आकृति या पूर्ण संरचना। तो देखिए समग्र सिद्धांत,
पूर्ण की हम बात कर रहे थे तो पूर्णाकार सिद्धांत, अंतर्दृष्टि के नाम से इसको जानते ही हैं, सूझ सोचना, सोच का सिद्धांत, इस प्रकार से भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए जो ये अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है, ये अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत यह कहता है कि अंतर्दृष्टि और सूझ का प्रारंभ किसी न किसी समस्या से होता है। जब व्यक्ति के सामने या पशु के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या की समाप्ति के लिए ही हमें सूझ की आवश्यकता होती है और हम उस सूझ के माध्यम से ही वो समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो अंतर्दृष्टि और सूझ का प्रारंभ किसी न किसी समस्या से होता है और इसकी समाप्ति की मैं बात करूं तो वो समस्या समाधान से होता है। देखिए एक पैराग्राफ के माध्यम से या हम एक थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो समस्या आएगी सामने, समस्या आएगी तो क्या होगा, अंतर्दृष्टि। जब कोई समस्या आएगी अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि के बाद सूझ और सूझ के बाद समस्या का समाधान। भाई हमारे सामने कोई समस्या आई, फॉर एग्जाम्पल आप ये माने हमारे सामने कोई समस्या आई, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने अंतर्दृष्टि सोचना, हम उस समस्या के बारे में समग्र रूप से सोचा, ये मान लीजिए। सोचने के बाद हमारे अंदर से एक सूझ उत्पन्न हुई और उस सूझ के द्वारा ही हमने समस्या का समाधान कर लिया। यही कहता है अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। हम थोड़ा सा इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं। देखिए अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के ऊपर प्रयोग करने का श्रेय कोहलर को दिया जाता है। कोहलर ने क्या किया था, एक सुल्तान नाम का चिंपांजी था, वन मानुष, उसके ऊपर प्रयोग किए थे। हम 2-3 प्रयोगों को जानते हैं। देखिए सबसे पहला प्रयोग जो कोहलर ने किया था, सुल्तान नामक वन मानुष को एक बंद कमरे में बंद कर दिया, ऊपर केले लटका दिए, पास में एक बॉक्स रख दिया। अब सुल्तान को भूख लगी, आवश्यकता थी केले प्राप्त करने का, उसने सोचा केले को प्राप्त कैसे करें। तो उसने क्या किया, पहले उछल कूद की, केले को प्राप्त करना चाहा, केले प्राप्त नहीं हुए। उसने सोचा, अंतर्दृष्टि के माध्यम से सूझ विकसित हुई। उसने क्या किया, बॉक्स रखा, उसके ऊपर चढ़े और केले प्राप्त कर लिए, पहले प्रयोग। फिर दूसरे प्रयोग में कोहलर ने क्या किया, केले थोड़े और ऊपर लटका दिए कमरे में, इस बार 2 बॉक्स रख दिए। सुल्तान ने केले को प्राप्त करना चाहा, एक बॉक्स को रखा, उसके ऊपर चढ़ा, केले प्राप्त करना चाहा, नहीं कर पाया। फिर दोबारा उसने सोचा और सोच करके सूझ विकसित हुई, दोनों बॉक्स रखे, उसके ऊपर चढ़ा, केले प्राप्त हो गए। दूसरा प्रयोग। अब तीसरे प्रयोग में कोहलर क्या करता है, देखिए सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर देता है, केले बाहर रख देता है कुछ दूर, पास में 2 छड़ी रख देता है जिनको आपस में जोड़ा जा सकता है। सुल्तान ने हाथ पांव मार करके केले प्राप्त करने चाहे, केले प्राप्त नहीं हुए। इस बार सूझ अंतर्दृष्टि सूझ विकसित हुई, दोनों छड़ी को उठाया, आपस में जोड़ा, केले को प्राप्त कर लिए। तो यानी इन तीनों प्रयोगों से हम क्या जाने कि जब व्यक्ति के सामने या पशु के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी कोई समस्या आएगी और उस समस्या का समाधान करने के लिए सूझ विकसित होगी और सूझ के माध्यम से हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ये था अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। आइए अब हम इस सिद्धांत के शिक्षा में महत्व की बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिद्धांत है ये। एक तो आप लोग भी ध्यान दें, अध्यापक होने के नाते आप भी
बच्चों पर अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है वो लागू करना चाहेंगे। हालांकि ये सृजनशील बालकों के लिए काफ़ी उपयोगी है सूझ का सिद्धांत। तो शिक्षा में महत्व की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1 पाठ्यक्रम का निर्माण इसी पर आधारित है। देखिए पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो इसी सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यक्रम ध्यान दें आप, एनसीईआरटी में जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, और अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो एनसीएफ 2005 है। एनसीईआरटी में जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो एनसीएफ 2005 है। दूसरा, इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व की मैं बात करूं दूसरे महत्व की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम के अलावा पाठ योजना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। पाठ योजना भी इसी पर आधारित है। देखिए आजकल के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर सीटेट में तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, पाठ्यक्रम और पाठ योजना अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन शिक्षण सहायक सामग्री शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखें, पाठ्यक्रम और पाठ योजना अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन शिक्षण सहायक सामग्री शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा हम बात करें तो समस्या समाधान के लिए भी ये उपयोगी है, यानी सर्वोत्तम है ये समस्या समाधान के लिए। तो हम बात कर सकते हैं समस्या समाधान के लिए उपयोगी। जब भी कोई व्यक्ति के सामने, पशु के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान सूझ के माध्यम से किया जा सकता है। तो समस्या समाधान के लिए ये है वो उपयोगी है। इसके अलावा हम बात कर ही रहे थे प्रतिभाशाली और जो सृजनशील जो बालक हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो प्रतिभाशाली व सृजनशील बालकों के लिए भी उपयोगी। देखिए इसके अलावा हम बात करें तो ये प्रतिभाशाली और सृजनशील बालकों के लिए उपयोगी क्यों है, इसका एक कारण भी है कि ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत विषय वस्तु को समझ करके याद करने पे बल देता है, ये रटने का विरोध करता है। देखिए विषय वस्तु को समझ करके याद करने पर ये सिद्धांत है वो बल देता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए भी ये उपयोगी है, लाभप्रद है। ध्यान दें आप, हमने बात की थी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में कि ये गणित और विज्ञान विषय को सीखने में सहायता प्राप्त करता है। वहाँ हमने ये बात की थी कि ये क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो का मानना है, लेकिन ये सिद्धांत भी अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत भी गणित व विज्ञान विषय को या कठिन विषयों को समझने के लिए लाभप्रद है। तो हम अगले शिक्षा में महत्व की बात कर सकते हैं, गणित व विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी, विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए उपयोगी। इसके अलावा हम शिक्षा में महत्व की बात करें तो देखिए ये जो सिद्धांत है इसी के आधार पर खोज विधि का जन्म हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है, खोज विधि है वो इसी पर आधारित है। खोज विधि, इसी सिद्धांत के आधार पर खोज विधि का है वो जन्म हुआ है। और अपने को ये ध्यान रखना है कि ये रटने का ये सिद्धांत है वो विरोध करता है। तो इस क्लास में हमने जाना अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत,